नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले आज की सबसे प्रमुख खबरें। मजदूरों की मौत पर सरकार ने छिपाई सच्चाई, फिर दी सफाई। प्याज के निर्यात पर पाबंदी से भड़के महाराष्ट्र के किसान। बॉलीवुड में स्टार वॉर, जया के समर्थन में उतरी बीजेपी सांसद हेमा। दिल्ली विधानसभा को फेसबुक ने दिखाया ठेंगा, अब क्या करेगी वो। भारत में बनेंगे 10 करोड़ रूसी टीके, नवंबर तक होगा उपलब्ध। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। मगर उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, और निवेदन ये है कि अगर आप मानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब सुनिए सच में बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं होने की बात कहने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचनाओं के बाद सरकार ने अब सफाई दी है। उसने कहा है कि ऐसा आंकड़ा जुटाने के लिए जिलों में कोई व्यवस्था नहीं है। ये जवाब संसद में नहीं दिया गया है, बल्कि आलोचनाओं के बाद श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने सफाई दी है। एक दिन पहले जब संसद के मानसून सत्र में ये सवाल पूछा गया था कि क्या लॉकडाउन में अपने अपने घर वापस जाने के दौरान मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिवार वालों को हर्जाना दिया गया है, तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा ही नहीं है, तो हर्जाना देने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार के इसी जवाब पर विपक्ष ने हमला बोल दिया। हाँ, राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। तुमने न गिना तो क्या मौत न हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पर असर न हुआ, उनका मरना देखा ज़माने ने। एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। सरकार की इस प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है। क्या सरकार इसलिए मौत के आंकड़े नहीं दे रही है क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या मोदी सरकार का लॉकडाउन विफल साबित हुआ है। विपक्ष के हमले के बाद सरकार की तरफ से एक और ऐसा बयान आया जिस पर हंगामा मचा। कल शाम ही सरकार ने एक अन्य जवाब में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में फेक न्यूज़ के कारण बड़े स्तर पर मजदूरों का पलायन हुआ। हालांकि सरकार की ये सफाई किसी के गले नहीं उतरी। इंडिया टुडे के मुताबिक 28 मई तक 238 मजदूरों की मौत हो चुकी थी और इसका रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध है। इसके बाद भी मजदूरों के मारे जाने की खबरें मीडिया में रिपोर्ट होती रही हैं, मगर सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और अब कह रही है उसे पता नहीं है। तो साफ बात है कि लॉकडाउन जिस तरह से अचानक लगाया गया, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई और लाखों मजदूरों को पैदल ही अपने घरों की तरफ निकलना पड़ा और उसमें बहुत सारे मजदूर रास्ते में मारे गए। और ये सारी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं थी, नहीं रही होगी, और इसीलिए ना तो उनके मरने जीने की उसने परवाह की, ना उनके परिजनों को किसी तरह से मदद पहुंचाने का उसने कोई काम किया। अब ये आंकड़े जो अखबार वालों के पास हैं, चैनलों के पास हैं और सरकार के पास नहीं है, ये बताता है कि सरकार इस मामले में कितनी संवेदनहीन थी। अभी कुछ चंद महीने पहले ही सरकार ने कहा था कि वो आंकड़े इकट्ठे करने के पूरा जो प्रणाली है उसको मजबूत कर रही, करीब 7-8 महीने पहले की बात है। लेकिन ये इस तरह की इवेंट के समय जो आम तौर पर बड़ी आसानी से इस तरह के आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं, इकट्ठे किए जा सकते हैं, वो काम भी उसने नहीं किया क्योंकि उसकी दिलचस्पी नहीं थी। और अब ये कहना कि फेक न्यूज़ के कारण मजदूरों ने पलायन किया, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, हास्यास्पद है, दुखद है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अचानक लॉकडाउन की वजह से मज़दूरों को पलायन करना पड़ा। कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, सब जानते थे कि
अगर वो यहाँ रहेंगे तो उनके पास ना काम होगा, ना रोज़गार धंधे होंगे, ना वो घर से निकल पाएंगे, और उनके पास जिनके पास रहने के मकान हैं उनके मकान मालिकों को किराए देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो मजबूरन उन्हें निकलना पड़ा था। इस मजबूरी को न समझते हुए सरकार फेक न्यूज़ के ज़िम्मे ये आरोप मढ़ रही है, ये बहुत ही दुखद है और इन तमाम मज़दूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार एक्सपोज हो गई है, उसका लॉकडाउन विफल साबित हुआ है। अब उसको अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश में वो इस तरह के झूठ पर झूठ बोल रही है और फिर झूठी सफाइयाँ भी दे रही है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्याज के निर्यात पर पाबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को नासिक जिले में जगह जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। लॉकडाउन के कारण इससे पहले भी बहुत से किसानों को प्याज कौड़ियों के भाव बेचने पड़े थे। ऐसे में निर्यात पर पाबंदी के फैसले से किसान आक्रोशित हैं। किसानों के आंदोलन के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि प्याज का निर्यात महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मांग की है कि निर्यात की पाबंदी हटाई जाए। महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने केंद्र सरकार के फैसले को अव्यावहारिक बताया और कहा कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। पहला जनता पार्टी के समय वैसे प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने देश में 2 बार केंद्रीय सरकारों को अस्थिर किया है। पहला जनता पार्टी के समय मोरारजी भाई देसाई की सरकार को और उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव में प्याज का महंगा होना मुद्दा न बन जाए, इसलिए भी केंद्र सरकार ने आनन फानन में ये पाबंदी लगा दी है। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले सितंबर माह में केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। उस समय प्याज की खुदरा कीमतें करीब 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी और सरकार को विदेशों से प्याज आयात करना पड़ा था। हालांकि विदेशों से प्याज का आयात अब तक हमारे देश में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि चीन और तुर्की से जो प्याज आता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है लेकिन स्वाद उसमें नहीं होता। मुंबई की थोक मंडियों में पिछली बार वो प्याज आया तो था, मगर उसके ग्राहक नहीं मिले थे। वहीं वर्तमान में आंदोलित किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी पैदावार को 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे। इस मांग के पीछे वे तर्क दे रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सस्ते भाव में प्याज बेचा था। किसानों को बचाने के लिए सरकार आगे आए और गारंटी मूल्य निर्धारित करे। तो किसानों की मांग बहुत वाजिब लग रही है। सरकार को चुनाव लड़ना है, चुनाव की चिंता सता रही है। बिहार चुनाव में वापस सत्ता में लौटना है तो प्याज के दाम कंट्रोल में रखने पड़ेंगे और हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और उसी के आसपास प्याज की कीमतें भी चढ़ती हैं। और चूँकि बारिश के मौसम में ऐसा होता है और तुरंत सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो उसका संबंध जुड़ जाता है। लेकिन जब ये सरकारों को मालूम है कि ऐसे समय पे प्याज की फसल आती है और प्याज का संकट भी खड़ा होता है, तो वो उसके लिए किसानों के साथ किसी तरह का बंदोबस्त कर सकती है, उन्हें राहत देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, या उनकी प्याज की खरीदी को समुचित दाम मिले इसकी व्यवस्था कर सकती है। लेकिन सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती, केवल अपने चुनाव, अपनी राजनीति और अपनी सत्ता के बारे में सोचती हैं और इसीलिए हर बार ये संकट खड़ा होता है, हर बार किसान परेशान होते हैं, उन्हें अपना प्याज सस्ती कीमतों में बेचना पड़ता है। लॉकडाउन के समय भी सरकार ने ये सब सोचा नहीं, अचानक पूरे देश पर बहुत ही सख्त किस्म का लॉकडाउन थोप दिया था और उसके नतीजे में ये हुआ था कि उस समय भी जो प्याज उत्पादक किसान हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो ये सरकार का रवैया है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार किसान को नुकसान हो रहा है। अगली खबर लेते हैं। बॉलीवुड में
ड्रग्स और नेपोटिज्म के आरोप को सांसद हेमा मालिनी ने खारिज करते हुए सांसद जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। हेमा ने कहा कि बॉलीवुड को इस तरह बदनाम करने की कोशिशें मंजूर नहीं हैं। उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में ड्रग्स और नेपोटिज्म के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि बॉलीवुड बहुत खूबसूरत जगह है, एक रचनात्मक दुनिया है, ये एक कला और संस्कृति उद्योग है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में इतनी बुरी बातें सुनती हूँ। कहाँ नहीं होता है, लेकिन अगर कोई दाग है तो आप उसे धो देते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। बॉलीवुड में भी दाग खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजकुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, अमित जी, ये सब बॉलीवुड के दिग्गज हैं जिन्होंने बॉलीवुड को बनाया। उन्होंने आगे कहा, यदि हमारी इंडस्ट्री को इस तरह बदनाम किया जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान के बाद ही राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई और सपा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन के बॉलीवुड में ड्रग्स के आरोपों को खारिज किया। जया बच्चन के बयानों के बाद उनको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया गया, लेकिन अब बीजेपी सांसद रवि किशन के खिलाफ ही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी खड़ी हो गई हैं और सपा सांसद जया बच्चन के बयान का समर्थन कर रही हैं। इसके अलावा अभिनेत्री और कांग्रेस की सदस्य उर्मिला मातोंडकर ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग को लेकर कंगना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के खतरे पर उतनी ही बात करना चाहती हैं तो उन्हें अपने स्टेट से शुरुआत करनी चाहिए। इंडिया टुडे के मुताबिक उर्मिला ने कहा है कि क्या उन्हें पता नहीं है कि हिमाचल ही ड्रग्स को जन्म देने वाला है, उन्हें अपने राज्य से शुरुआत करनी चाहिए। बता दें, कंगना लगातार बॉलीवुड में ड्रग को लेकर बयान दे रही हैं और उन्होंने जया बच्चन पर हमला भी किया था। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के तमाम सितारों में लामबंदी हो रही है, बॉलीवुड का नाम खराब हो रहा है। इसकी चिंता बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों को, अदाकारों को है और कुछ जो राजनीति करने पर उतारू हैं या राजनीति में सीधे तौर पर हैं, जैसे रवि किशन हैं जिन्होंने संसद में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें की। फिर कंगना रनौत जो अपनी राजनीति को धार देने के लिए लगातार इस तरह के मुद्दे तलाश रही हैं और आक्रामक ढंग से हमले कर रही। उन्होंने जया बच्चन पर भी निशाना साधा था। तो अब साफ तौर पर लग रहा है कि बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट रहा है इस सवाल पर कि बॉलीवुड को कैसे बचाया जाए, बॉलीवुड की छवि को कैसे सुधारा जाए और बॉलीवुड में अगर कहीं गंदगी है तो उसकी सफाई किया जाए। और दूसरी तरफ बॉलीवुड में लग रहे इन दागों को राजनीति में भुनाने की एक कोशिश चल रही है, जो हम बिहार की राजनीति में भी देख रहे हैं, जो कंगना रनौत की राजनीति में भी दिख रही है, रवि किशन के बयानों में भी दिख रही है। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा और फेसबुक में तनातनी बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक पर लगे आरोपों की सुनवाई के दौरान उसका कोई प्रतिनिधि पेश नहीं होने पर मंगलवार को उसे अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति के अध्यक्ष तथा आप विधायक राघव चड्ढा ने सुनवाई के दौरान कहा कि फेसबुक के किसी प्रतिनिधि का समिति के सामने पेश न होना न केवल विधानसभा की अवमानना है, बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का भी अपमान है। समिति ने पिछले सप्ताह फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को नोटिस भेजकर देश में कथित रूप से घृणास्पद सामग्री पर रोक लगाने के लिए जानबूझकर कोई कार्रवाई न करने की शिकायतों के संबंध में पेश होने के लिए कहा था। लेकिन फेसबुक इंडिया का कोई भी प्रतिनिधि दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश नहीं हुआ और उल्टा टका सा जवाब दे दिया कि यह मामला केंद्र के तहत आता है और वह संसद की एक समिति के सामने पहले ही पेश हो चुका है। समिति को लिखी चिट्ठी में सोशल मीडिया साइट ने कहा है कि फेसबुक का नियमन पूरी तरह भारतीय संघ के तहत आता है, क्योंकि ये मामला संसद के पास विचाराधीन है। हम आपके नोटिस और बुलावे का विरोध करते हैं। जिसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है और अब सवाल उठता है कि क्या फेसबुक इंडिया पर दिल्ली विधानसभा कोई कार्रवाई कर पाएगी। तो फेसबुक का रवैया हमेशा से इस तरह का हठीला रहा है। वो हठधर्मिता के साथ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता रहा है। चूँकि संसदीय मामलों की समिति ने बुलाया था तब उनके एक प्रतिनिधि को वहां जाना पड़ा था, अन्यथा वो किसी और को ज़्यादा भाव देती नहीं है। तो फेसबुक का रवैया जाहिर है कि ये विधानसभा की अवमानना करने वाला है। अपना जवाब दाखिल
करने का काम वो वहाँ पेश होकर भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया और अभी भी वो इस तरह की हेठी दिखा रही जैसे दिल्ली विधानसभा की कोई हैसियत नहीं है और वो तो संघीय सरकार से ही डील करेगी। अब चूँकि संघीय सरकार से उसकी डील ऑलरेडी चल रही है, बीजेपी और मोदी सरकार की फेसबुक के साथ किस तरह के संबंध हैं हम सब जानते हैं। अंकी दास का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो खुल चुका है और किस तरह से वो बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच को बचाती रही हैं, बीजेपी के प्रचार अभियान को बढ़ाती रही हैं। ये सारी बातें अब हम सब के सामने आ चुकी हैं। बल्कि एक नई बात अभी ये सामने आई है कि फेसबुक ने दिल्ली चुनाव में भी एक ऐसा रवैया अख्तियार किया था जिससे एक पार्टी विशेष यानी जाहिर है कि बीजेपी को फ़ायदा हो। तो बहुत सारे आरोपों से फेसबुक घिरी हुई है और फेसबुक इन आरोपों को में सफाई देने के बजाय, इन आरोपों में अपनी गलतियां स्वीकार करने के बजाय बचने की कोशिश कर रही है और जाहिर है कि केंद्र सरकार भी उसे बचाने में लगी हुई है, क्योंकि संसदीय जांच समिति में के फेसबुक को न बुलाया जाए इसको लेकर बीजेपी सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया था। बहरहाल अब देखना यह है कि दिल्ली विधानसभा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उसके अधिकार तो जाहिर है कि अच्छे खासे हैं। वो चाहे तो सज़ा का ऐलान भी कर सकती है फेसबुक के जो भी अधिकारी हैं उनको लेकर, क्योंकि उसके पास इस तरह के इख्तियारात होते हैं। लेकिन वो किस हद तक जाएगी ये देखने की बात है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत में जल्द ही रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए भारत की दवाई कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने करार किया है। इस समझौते के तहत भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब रूस के कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। ट्रायल सफल रहने और इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद रेड्डी लैब 10 करोड़ डोज खुराक बनाएगी। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष किरिल दिमित्रियू ने दावा किया कि क्लिनिकल ट्रायल सफल रहने पर भारत में इस साल के अंत तक ये वैक्सीन मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। ऐसे में हमारा लक्ष्य भारत को कोरोना से लड़ने में मदद करना है। इसीलिए रूस ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत सरकार से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो ये नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर रेड्डी लैब के एमडी और चेयरमैन जीवी प्रसाद ने कहा कि भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम देश में ही स्पुतनिक वी वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल करेंगे। अगर ये सफल रहता है तो हम तभी इसे भारत में लॉन्च करेंगे। बता दें कि सितंबर में लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन सुरक्षित है। लैंसेट बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है मेडिसिन के मामले में। फेज़ 1 और फेज़ 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसने सेलुलर और एंटीबॉडी रिस्पांस जनरेट किया। फेज़ 3 ट्रायल के नतीजे अक्टूबर-नवंबर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। हालांकि रूस पर वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी दिखाने का आरोप लग रहा है, लेकिन रूस ने वैक्सीन बना ली है। रूस में ये वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जा रही है और अभी तक कोई भी नकारात्मक खबर इस बारे में नहीं आई है। लैंसेट बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, मेडिकल जर्नल है और उसमें इस वैक्सीन को लेकर कोई भी नकारात्मक बात नहीं छपी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत में जो ट्रायल होंगे तीसरे चक्र के, तीसरे दौर के, वो सफल होंगे और नवंबर के आसपास ये वैक्सीन भारत में प्रोडक्शन होगा और आम लोगों तक पहुंचने लगेगी, जो एक बहुत बड़ी राहत होगी, न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि हमारे देश की आर्थिक सेहत पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और अब अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारियाँ दे दूँ आपको। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार चला गया है। देश के 77% एक्टिव केस केवल 10 राज्यों में हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर रहूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।